हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान CHO स्पेशल क्लास, जिसके अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 4। और जब भी आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के साथ में ही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ना है। और आज मैं जो इजी MCQ सॉल्व कराऊंगी। जो लोग नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग जो है CHO के लिए भी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े, तो उनको भी लगेगा कि ऐसा भी क्या इजी पेपर आता है क्या। बिल्कुल, राजस्थान गवर्नमेंट के प्रीवियस पेपर मैंने देखे हैं, उसके अंदर ऐसे ही MCQ पूछे गए हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। बहुत इजी MCQ देती हैं RPSC के एग्ज़ाम के अंदर, बहुत इजी MCQ रहते हैं। हाँ, अगर पेपर आउट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन MCQ बहुत इजी आते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा सजेशन है आप सब लोगों के लिए। अगर आपको कहीं अच्छा कंटेंट मिल रहा है या कोई बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर के जो यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होल्डर टीचर जो है, जो खुद सिलेक्टेड हैं, वो आपको टीच करें, तो वहाँ से ज़रूर अपना नॉलेज गेन करें। लेकिन जो है कुछ लोग हैं, आज मैं यूट्यूब पे देख रही थी, जो 3200 पोस्ट ESIC की सैंक्शन हो गई। क्या आपने ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा नोटिस देखा है क्या कि ESIC की वैकेंसी आएगी? जिस दिन वैकेंसी आएगी उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा, आपका नॉलेज। आपके पास आपका खुद का कितना नॉलेज है, वो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई नोटिस आता है तो ऑफिस, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, ऑफिशियल साइट से या कहीं ग्रुप में आ जाता है नोटिस। वहाँ से हमें क्या देखना होता है सिर्फ नोटिस में, कि फॉर्म भरने की डेट कब से शुरुआत होती है और कब तक फॉर्म भरा जाएगा, और उसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या है। इसके अलावा उस नोटिस का इस एग्ज़ाम में और सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। और मतलब लाखों लोग उसको देख रहे हैं। ESIC की 3200 वैकेंसी सेंक्शन हो गई है, नॉर्थ सेट का ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं होता है। आपको जो है पढ़ना होता है, जहाँ से आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, आप वहाँ पढ़े। फालतू का टाइम वेस्ट इधर उधर नहीं करें। और बाकी अगर आपको सही लगे तो आप ज़रूर करें। बट आज का हमारा फर्स्ट MCQ आपके लिए है, लोअर लिम में कुल कितनी बोन होती है। तो जब भी अपन स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो है अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपेंडिकुलर, है ना, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, और एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और एक होता है अपेंडिकुलर सिस्टम। तो अपेंडिकुलर के अंदर टोटल 126 बोन रहती हैं, और एक्सियल स्केलेटल के अंदर 80 बोन रहती हैं। और टोटल कितनी हो जाती हैं, 206 एडल्ट के अंदर टोटल बोन रहती हैं बॉडी के अंदर। और इसके अंदर भी आपको पूछा है लोअर लिम्ब के अंदर कितनी बोन होती है, ये आपसे पूछा। लोअर लिम्ब यानी कि अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी, लेग वगैरह है, वहाँ कितनी बॉन रहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इजी MCQ है। तो 28 बॉन होती है, 29 होती है, 30 होती है, 31 होती है। तो बहुत इजी MCQ है। आंसर C इज़ द करेक्ट आंसर। 30 बॉन कहाँ होती है, लोअर लिम्ब में, और 30 बॉन कहाँ होगी, अपर लिम्ब। और ये टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 60 बॉन लोअर और अपर लिम्ब के अंदर रहती है। नेक्स्ट MCQ अपना, ह्यूमरस का हेड किस कैविटी से जाकर जुड़ता है। ह्यूमरस जो बोन है अपनी, है ना, उसका हेड कौन सी कैविटी के अंदर जाकर के जुड़ता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बेसिक MCQ है एनाटॉमी का। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है एक्रोमियन, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है ग्लिनोइड, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है एसिटाबुलम, और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ऑब्चुरेटर। तो एसिटाबुलम के अंदर किसका हेड जाकर के फिट होता है, फीमर बोन का। किसका, अपनी लेग की जो फीमर बोन है, जो सबसे बड़ी बोन है, इसका हेड जाकर के कौन सी कैविटी के अंदर फिट होता है, ये होता है एसिटाबुलम कैविटी के अंदर। और ह्यूमरस जो है ये किसके अंदर फिट होती है, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर। ये जो अपनी कंधे वाली जो बोन है, अपने हाथ की जो कंधे पे जाके मिलती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोन बोलते हैं, जो जाकर के जुड़ती है कंधे पे। ये कौन सी कैविटी है, ग्लिनोइड कैविटी है। तो इसका आंसर क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा ऑप्शन ए के अंदर लिखा है एक्रोमियन। एक्रोमियन क्या है, अपने शोल्डर के पीछे का जो स्पेस रहता है, जो एरिया रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। ये शोल्डर जहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी है, वहीं पे उसके पास में जो रहता है वो क्या रहता है, एक्रोमियन प्रोसेस, इसको अपन बोलते हैं। तो ग्लिनोइड कैविटी के अंदर जाके ह्यूमरस का बोन हेड फिट होता है, और एसिटाबुलम के अंदर जाकर ये कौन फिट होता है, फीमर। इसके अलावा ये ऑब्चुरेटर लिखा है। ऑब्चुरेटर क्या है, किसी भी बोन या जहाँ जहाँ पे कैविटी का जॉइंट बनता है, वहाँ पे होल रहता है, जहाँ से आर्टरी और वेन निकलती है, उस हॉल को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्चुरेटर बोलते हैं। जैसे मान लो ये जो एस्टेबुलम के अंदर फीमर जाके फिट होता है, और यहाँ से जो है हिप बोन आपस में जुड़ती है, और एक पेल्विक ग्रिडल का जो है डेवलपमेंट करता है, और वहाँ पे एक ऑब्चुरेटर रहता है। पेल्विक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई हो, वहाँ से क्या निकलेगी, आर्टरी और वीनस सप्लाई निकलती है, नर्व सप्लाई निकलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्चुरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना,
निम्न में से कौन सी नेक की पेशी है? पेशी का क्या मतलब है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन मसल्स। क्या बोलते हैं? मसल्स। नेक की कौन सी मसल्स है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है टेम्पोलरिस, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है लिवोटर पाल्पेब्रे, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ट्रेपेजियस। तो नेक की कौन सी मसल्स है? टेम्पोलरिस जो है ये कहाँ की है? क्रेनियम की मसल्स है। कौन है? क्रेनियम की है। जो अपने जो ईयर है, ईयर के अपर साइड का जो पोर्शन रहता है, ये कौन सा एरिया होता है? टेम्पोरल रीजन होता है। तो ये किस में काउंट होगा? क्रेनियम में। ये किसको पूछ रहा है? नेक का। और लियोटर पाल्पेब्रे भी किसकी है? ये अपने आई की मसल्स होती है, लियोटर पाल्पेब्रे। और ऑर्बिकुली ओक्यूलाई जो होती है, ये भी अपनी आई की मसल्स होती हैं। आई की जो मसल्स हैं, आई बॉल का मूवमेंट करवाने के लिए जो जिम्मेदार रहती है वो कौन है? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई रहती है। और लियोटर पाल्पेब्रे भी किसकी है? अपर आईलिड की मसल्स होती हैं। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ट्रेपेजियस। जी हाँ, आंसर डी क्या है इसका? ट्रेपेजियस मसल्स किसकी है? नेक की है, जो अपने नेक का मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, बहुत ईजी एमसीक्यू है सारे। बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड विच टाइप ऑफ सेल इम्यूनिटी, है ना। बी लिम्फोसाइट एक सेल है अपनी बॉडी की, है ना। ये WBC का टाइप है बी लिम्फोसाइट, है ना। तो ये किस टाइप की इम्यूनिटी अपने को प्रोवाइड करता है, ये आपसे पूछा जाता है। जब भी आप इम्यूनिटी पढ़ते हैं तो एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी होती है फ्लूइड मीडिएटेड। कैसी रहती है? एक होती है सेल मीडिएटेड, दूसरी कैसी रहती है? फ्लूइड मीडिएटेड रहती है। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है ये कैसा होता है? फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी अपने को प्रोवाइड करता है। और फ्लूइड मीडिएटेड कौन सी होगी? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये कौन देता है? बी लिम्फोसाइट देता है। तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये कैसे एंटीबॉडी देता है? एंटीबॉडी मीडिएटेड होती हैं, और इसी को अपन फ्लूइड मीडिएटेड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, निम्न में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा इम्यूनोग्लोबिन टोटल अपन 5 पढ़ते हैं, और आपको पूछा है कि सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है। तो सबसे ज़्यादा वही होता है जो जन्म से पहले अपने को माँ से मिलता है। कौन सा मिलता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन के द्वारा जो IgG इम्यूनोग्लोबिन मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होता है और सबसे पहले इम्यूनिटी का इनिशिएशन करता है, यही सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या है? आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। IgG इम्यूनोग्लोबिन जो होता है ये अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आपको पूछे ब्रेस्ट मिल्क और, है ना, ब्रेस्ट मिल्क और टीयर के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन रहता है ना, टीयर और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन रहता है? IgA रहता है। ये आपको जवाब देना है। इसके अलावा अगर आपको पूछे सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबिन कौन होता है, तो आपको जवाब देना है IgM। एम जब अपन किसी चीज़ को बड़ा बोलते हैं तो अपन मेडिकल एक टर्म यूज़ करते हैं मैक्रो, मैक्रो यानी बड़ा। तो एम का मतलब क्या है? मैक्रो। तो सबसे बड़ा कौन सा है? IgM। ऐसे आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर लिखा है IgE। तो जब भी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होता है तब कौन सा इम्यूनोग्लोबिन एक्टिवेट होता है, ये आपको पूछे तो आपको जवाब देना है IgE होता है। तो जब भी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जिक कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन एक्टिवेट होता है, आपको जवाब देना है IgE। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी। नेक्स्ट MCQ अपना, निम्न में से कौन सी फेशियल बोन मूवेबल होती है? निम्न में से कौन सी फेशियल बोन जो है मूवेबल होती है, ये आपको जवाब देना है। आंसर ए जाइगोमेटिक, और आंसर बी जो है वूमर, और सी के अंदर लिखा है मैक्सिलर, और डी के अंदर लिखा है मैंडिबल। तो ये जो 4 बोन दे रखी है ऑप्शन के अंदर, ये 4 बोन किसकी है? सारी फेस की बोन होती हैं, लेकिन आपको कौन सी बतानी है जो मूव करती है, मूवेबल होती है, वो कौन सी बोन है ये आपको बताना। ये जो जाइगोमेटिक होता है इसी को, है ना, चिक बोन के नाम से भी MCQ पूछा जाता है कि चिक बोन किसको कहा जाता है। तो आपको जवाब देना है जाइगोमेटिक को चिक बोन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो इसका आंसर है वो क्या है? डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंडिबल बोन जो होती है ये फेशियल बोन की सबसे बड़ी बोन भी है और मूव करने वाली भी बोन है। जब भी अपन खाना खाते हैं, है ना, खाने को चबाते हैं तो जो बोन अपनी मूव करती है ना, जो अपने ईयर के नीचे से लगा करके दूसरे ईयर तक कंटिन्यू रहती है, अपना चिन का भी फॉर्मेशन करती है, ये बोन सबसे ज़्यादा मूव करती है। यह अपन बोलते भी हैं, खाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी बोन मूवेबल होती है? मैंडिबल बोन होती है, और ये फेस की सबसे बड़ी बोन भी होती है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट MCQ अपना, यूट्रस की आकृति कैसी है? मतलब कितने इजी MCQ RPSC के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, आप देख सकते हैं यूट्रस का आकार कैसा होता है।
यूट्रस का शेप कैसा होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है हार्ट शेप होता है, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है पियर शेप होता है, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है पिरामिड शेप होता है, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है बीन शेप होता है। तो बीन शेप आकार किसका रहता है, कौन से ऑर्गन का रहता है, किडनी का। किसका रहता है, किडनी का जो है आकार कैसा रहता है, बीन शेप रहता है। और यूट्रस का शेप कैसा रहता है, पियर शेप ऑर्गन रहता है। आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यूट्रस का आकार कैसा रहता है, पियर शेप रहता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका जो है बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, स्क्रोटम का तापमान कितना होना चाहिए। ये 2 बार कितना कितना लिखा हुआ है। स्क्रोटम का तापमान कितना होना चाहिए, ये आपसे कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 34 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 38 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्क्रोटम है इसका टेम्परेचर हमेशा 2 से 3 डिग्री अपनी बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है। इसका क्या रीज़न रहता है, ये जो स्क्रोटम है यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजोआ का, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म जो है हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए जो है अपने नेचर ने, भगवान ने क्या सेट कर रखा है, अपनी पूरी बॉडी का टेम्परेचर अलग रहता है ना। और इस पूरी बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम का टेम्परेचर लो रखा है, कितना 2 से 3 डिग्री तक जो है कम रखा गया है। तो अब नॉर्मल अपना बॉडी टेम्परेचर अपन कितना मानते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। इससे 2 डिग्री कम है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम का टेम्परेचर लो रखा जाता है। इसका क्या रीज़न है, हाई टेम्परेचर पे जो है स्पर्मेटोजोआ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसीलिए स्क्रोटम का टेम्परेचर जो है लो रखा जाता है। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, कई बार टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आ पाते, ये अवस्था क्या कहलाती है, ये क्या कंडीशन है। कई बार क्या होता है, जन्म के बाद भी बच्चे के जो टेस्टिस है वो क्या है, एब्डोमिनल कैविटी से जो है स्क्रोटम में नहीं आते हैं। तो ये क्या कंडीशन है, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोसिल बोलेंगे, क्रिप्टोरकाइडिज्म बोलेंगे, ऑर्काइटिस बोलेंगे, या बेलेनाइटिस बोलेंगे। तो ये जो वर्ड बेलेनाइटिस लिखा है इसका क्या मतलब होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनिस। पेनिस का जब इन्फ्लामेशन होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेलेनाइटिस बोलते हैं। और ऑर्काइटिस का मतलब है टेस्टिकल का इन्फ्लामेशन होना। हाइड्रोसिल के अंदर वाटर का कलेक्शन रहता है स्क्रोटल वाले एरिया के अंदर, बट जो टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में रह गए, जो है जन्म से पहले यानी कि 34 वीक के आसपास जो है अपना जो राइट टेस्टिस है ये स्क्रोटल कैविटी के अंदर आ जाता है। और जन्म के यानी कि 36 से 38 वीक के आसपास जो है लेफ्ट टेस्टिकल भी जो है स्क्रोटम के अंदर आ जाता है। ऐसा क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन कई बार एट बर्थ जो है स्क्रोटम कैविटी के अंदर दोनों टेस्टिस नहीं होते हैं। तो ये जो है इनिशियल 3 मंथ ऑफ लाइफ के अंदर टेस्टिकल जो है स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं, फिर भी नहीं आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 1 ईयर तक डॉक्टर वेट करते हैं। 1 ईयर तक भी अगर टेस्टिकल जो है स्क्रोटल कैविटी के अंदर नहीं आते हैं तो इसके बाद डॉक्टर जो है कुछ हार्मोनल इंजेक्शन उस बच्चे के लिए लगाते हैं, है ना। टेस्टोस्टेरोन और एससीजी के कुछ हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं। अगर उससे भी डिसेंड नहीं होते हैं टेस्टिस, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके बाद इसके अंदर एक सर्जरी परफॉर्म की जाती है। उस सर्जरी का नाम है ऑर्काइडोपैक्सी, है ना, ऑर्काइडोपैक्सी के नाम से या ऑर्काइडेक्टमी के नाम से इसको जाना जाता है। और जब डिसेंड नहीं होते हैं तब उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरकाइडिज्म के नाम से जानते हैं। आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नॉर्मली 34 वीक ऑफ जेस्टेशन पे राइट टेस्टिकल जो है स्क्रोटल कैविटी के अंदर आ जाता है डिसेंड होकर के, और लेफ्ट टेस्टिकल जो है टर्म प्रेगनेंसी पे जो है आ जाता है। कई बार नहीं भी होता है, फिर भी 3 मंथ तक आ जाता है, और 1 ईयर तक फिर भी डॉक्टर वेट करते हैं, फिर भी नहीं आता है तो इसके बाद में कुछ हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, उससे भी नहीं आता है तो फिर एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं जिसको अपन बोलते हैं ऑर्काइडोपैक्सी या ऑर्काइडेक्टमी के नाम से इसको जाना जाता है। तो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, 1 किलो जूस में कितनी कैलोरी जो है ऊर्जा होती है। 1 किलो जूस होता है उसके अंदर कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है ये आपको बताना है। आंसर ये 240 कैलोरी, 2.87 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.5 कैलोरी रहता है। तो आपको जवाब देना है इसका। तो इसके 1 जूल के अंदर कितनी कैलोरी रहती है आप सबको पता है, 240 कैलोरी रहती है। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर इतने ईजी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और जो लोगों की अच्छी प्रिपरेशन है वो लोग जो है 100% इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों ने CHO लेवल की भी प्रिपरेशन की है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको ज़रूर देखें एक बार।
तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप जितना पढ़ें, है ना, जब जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है। कॉन्फिडेंस होता है वही आदमी की जीत का पहला कदम होता है। इसीलिए जो है अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। जो आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा है, जितना आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, और एग्ज़ाम के दिन जो है बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अच्छे से एग्ज़ाम देवें। जो लोग सिर्फ नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को भी जो है एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने से आपके पास एक्सपीरियंस आता है बहुत सारी चीज़ों का, आपको पता चलता है क्या एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, क्या किताबों के अंदर उसका राइट आंसर होता है, क्या जो है एग्ज़ाम के अंदर इसका राइट आंसर माना जाता है। जब 2020 के अंदर CHO का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम मैंने भी दिया था, 100 MCQ आए थे, और जब आंसर की आई ना तो उसके अंदर 5 MCQ का आंसर इलॉजिकल था जो उन्होंने माना था। तो फिर उन्होंने जब भी बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन की होगी, पता नहीं कौन सी वेबसाइट पे होती है, बट ऐसे ही कुछ की होगी, तो उन लोगों ने क्या किया, फिर 5 MCQs को डिलीट कर दिया और 95 में से मार्किंग करके जो है सिलेक्शन निकाला था। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन में रहती हैं, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। आपको क्या है, लॉजिकल और सही स्टडी करनी है। जो किताबों के अंदर सही लिखा है आप उसको प्रेफरेंस देकर के बाद में ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं, लेकिन इलॉजिकल स्टडी का कोई आंसर नहीं होता है। इसीलिए आपको क्या है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अपने आप को नॉलेजेबल बनाना है और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। तो आज के लिए इतना ही। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको क्या करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते रहना है।